आइए शुरू करते हैं प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज। इससे पहले कि आप प्राइम टाइम में एन एंटर करें, प्राइम एट 4 में आज आपको क्या दिखाने वाले हैं वो सबसे पहले बता देता हूं। बदायूं का वो सच जो छिपा रहा, किसी ने नहीं बताया, हम आपको बताएंगे। आपके सामने पूरे ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट होगी। स्टार्टअप महाकुंभ में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली राहुल गांधी पर चुटकी, ये भी आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, केजरीवाल के वकील ने क्यों कहा ईडी से नहीं गिरफ्तारी से लगता है डर, यह खबर भी आपके सामने होगी। और यूपी में तेज हुआ सियासी घमासान, क्या अखिलेश की साइकिल पंक्चर करेंगे हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, प्राइम एट 4 में आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि बदायूं में बच्चों का मर्डर हुआ और इस मामले में बड़ी खबर सामने आई। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। साजिद के घर पर चल सकता है बुलडोजर, सोर्सेज बता रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में साजिद ढेर, जावेद फरार चल रहा है। आप जानते हैं कि गला स्लिट कर दिया गया था बच्चों का और उसके बाद ये दोनों ही आरोपी वहां से भाग गए थे, लेकिन एक को पुलिस ने ढेर कर दिया है तब जबकि उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई की तो वो मारा गया। अब दूसरे की तलाश की जा रही है और खबर यह भी है कि उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बदायूं हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज कर दी है। आरोपी जावेद की बदायूं समेत कई जगहों पर तलाश चल रही है। हत्याकांड के बाद से फरार है दूसरा आरोपी जावेद। जावेद की तलाश में यूपी पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। जावेद की तलाश चल रही है, 5 टीमों का गठन किया जा रहा है जो अलग अलग जगहों पर जावेद की तलाश कर रही हैं। मासूमों की हत्या की गई है, 5,000 रुपए मांगने गए और जब नहीं दिया गया तो बच्चों को मार डाला गया। यहां देखिए, और उसके बाद से लोगों का प्रदर्शन, साजिद इसमें ढेर हो गया है, जावेद की तलाश चल रही है। बदायूं हत्याकांड पर अखिलेश यादव का हमला, योगी सरकार पर अखिलेश ने साधा निशाना। एनकाउंटर से आप नाकामी नहीं छिपा सकते, अखिलेश ने कहा। 2 भाइयों की जान चली गई, अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव को तो यह भी कहना है कि यह सब कुछ चुनाव के वक्त कराया जा रहा है ताकि माहौल अस्थिर हो और इसका फायदा मिले। यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि इससे आप अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते हैं, एनकाउंटर भर से आप अपने फेलियर को छिपा नहीं सकते हैं, कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा है निशाना। बदायूं डबल मर्डर पर गिरिराज सिंह का बयान, कानून हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। गिरते जनाधार से घबरा गई है समाजवादी पार्टी और इसलिए ये सब हो रहा है, गिरिराज सिंह का कहना है। गिरते जनाधार से परेशान है समाजवादी पार्टी। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। प्राइम एट 4 में नवभारत पर बच्चों की हत्या पर बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। हत्याकांड पर मृतक बच्चों की मां का बयान, साजिद ने मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने की बात कही थी, जिसके बाद साजिद घर की छत पर गया था। यह भी बताया जा रहा है कि बहाना किया गया था, कहा गया था कि यहां नेटवर्क नहीं आ रहा है और इसलिए मैं घर की छत पर जा रहा हूं। घर की छत पर जाने के बाद जो किया गया वो आपके सामने है। हत्याकांड पर मृतक बच्चों की मां का बयान, नीचे सिग्नल नहीं आने की बात कही जा रही थी। कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे का टाइम। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? ये कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने, मेरा जो बीच वाला है उसने बताई, मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे।
मम्मी को तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या जावेद? नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। आखिर कभी शक हुआ आपको किस तरीके से वो लोग करेंगे? मुझे नहीं है, शक नहीं था, क्योंकि बच्चे दिन रात उसमें सैलून में बाल कटाते थे, उससे ऐसा कुछ नहीं था। कभी साजिद जावेद पे किसी को शक नहीं हुआ कि वो ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी कॉलोनी उसी पे कटवाती थी। कितने साल से ये लोग रहते थे यहाँ पे? काफी साल हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं, कम से 6-7-8 साल हो गए हैं जावेद को। हम उधर रहते 3 साल, हमको यहाँ हो गई हैं। हाँ, 7-8 साल आराम से हो गई हैं उसे यहाँ खोले। कौन कौन था जब ये घटना हुई यहाँ आपके घर पे? हम थे, हमारी सास थी, और जो 3 बच्चे थे वो भी था। अब वो यहाँ पे खड़ा था, ये नहीं पता ये मतलब वहाँ जाके बच्चों को ले जाके ये। उसका भाई भी साथ में आया था? उसका भाई भी था, वो इंतजार कर रहा था बाहर। हाँ, था वो भी उसी में। हर दिन बढ़ाता था दुकान 8 बजे, उस दिन बढ़ा दी, कल 6 बजे, उसने 6 बजे बढ़ा दी। अब कम से कम साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है, एक तरीके से लग रहा है आपको न्याय मिला है? मिला है, लेकिन हमें अभी न्याय नहीं मिला है। हमें चाहिए जावेद की भी मौत। नवभारत पर आरोपी साजिद की पत्नी का बड़ा खुलासा। आरोपी साजिद की पत्नी सना का बड़ा बयान, ना मैं प्रेग्नेंट हूं और ना ही घर में पैसे की तंगी है, कहा सना ने। साजिद की पत्नी कह रही है कि 8 दिनों से साजिद से बात नहीं हुई है। सना का प्रेगनेंसी का बहाना लेकर ही 5,000 रुपए मांगे गए थे और ये कहा गया था कि डिलीवरी होने वाली है, टाइम कट नहीं रहा है, इसलिए हम यहां पर आए हैं। और यहां पर देखिए, पत्नी का कहना है कि ना ही तो मैं प्रेग्नेंट हूं और ना ही घर में पैसे की कमी है। जावेद के पिता और उनके जो चाचा है, उन दोनों को कस्टडी में लिया गया है, उन दोनों से पूछताछ जारी है। साजिद का कल जिस तरीके से जो अंजाम दिया, जिस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया साजिद ने, उसके बाद से जावेद फरार चल रहा है। जावेद की तलाशी के लिए लगातार 4 टीमें जो हैं वो लगाई गई हैं बदायूं पुलिस की तरफ से। और अभी हम आपको मिलाना चाहेंगे, सना है ये साजिद की पत्नी है, इन्हीं से हम बात करेंगे। इन्हीं की प्रेगनेंसी की बात कर और 5,000 रुपए की बात कर साजिद जो है वो घर के अंदर घुसा था। क्या ये जो बात साजिद के बारे में कही जा रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, बीमारी के लिए वो 5,000 रुपए के लिए गया था, कोई बात नहीं है सर। हाँ, कभी नहीं ना। आपकी तबीयत खराब है? ना, कभी ना, कुछ ना होगा। हम 15 दिन से अपने मायके आएंगे, 8 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, और रही प्रेगनेंसी की बात, वैसे कोई बात नहीं है। हाँ। कितने दिन पहले आप आई हैं यहाँ पे? 15 दिन हो गए आज आए। 8 दिन पहले उनसे बात हुई, तब से बात नहीं हुई है। कुछ बताया साजिद ने 8 दिन पहले? ना, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं ना। कल की घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? हमें सुबह पता चल रहा है। आज सुबह? हाँ, सुबह पता चला। कभी आपको लगा था कि साजिद ऐसा करेगा? ना, कभी नहीं। ये जावेद कहाँ है किसी को नहीं पता है? ना, हमें पता नहीं है किसी को नहीं। ना। हम यहाँ आएंगे, हमें क्या पता। और ये जावेद कैसा नेचर का आदमी था? हमें नहीं पता। हाँ, सही है, वैसे सीधे होंगे बहुत अपने। दोनों ये साथ में काम करते हैं। क्या नाई का दोनों काम करते थे या और कोई भाई काम करते थे? ना, और कोई फाइबर न करते काम, यही काम करते थे। ना। बदायूं हत्याकांड से जुड़ी अब तक की 10 बड़ी अपडेट्स क्या हैं वो भी आपको जान लेना चाहिए। जावेद की तलाश में 5 स्पेशल टीमें लगी हुई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 5 स्पेशल टीमें तलाश में लगी हुई हैं। इलाके में तनाव के बाद पुलिस अलर्ट है। आज मासूमों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पैसे मांगने के लिए गए थे ये, और नेटवर्क नहीं मिलने का बहाना करके छत पर गए थे जहां बच्चे थे, और वहां जाकर गला स्लिट कर दिया गया। जावेद और साजिद शराब लेकर पहुंचे थे। दोनों हत्यारों के परिजन फरार हैं। साजिद के सलून को लोगों ने फूंक दिया है। हत्या के बाद साजिद का एनकाउंटर हो गया है। साजिद के चाचा और पिता पुलिस की हिरासत में है और जावेद, जैसा मैंने आपको बताया, फरार है। आगे आपको हम क्या दिखाने वाले हैं? आगे हम आपको प्राइम एट 4 में दिखाएंगे पीएम ने कैसे ली राहुल पर चुटकी। लेकिन उससे पहले देखिए, शराब घोटाले में के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कब होने वाली है सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध करार दिए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 मार्च को अगली सुनवाई करेगा।
नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार ने सामने की तरफ से आ रहे साइकिल सवार को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कार सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कार सवार दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। महाकुंभ में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला देखने को मिला। राहुल का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। स्टार्टअप तो बहुत सारे लोग लॉन्च करते हैं, राजनीति में तो ज्यादा ही स्टार्टअप लॉन्च होते हैं, लेकिन बार बार लॉन्च करना पड़ता है, मोदी ने कहा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है ये किस पर कहा गया ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। और भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। यहां यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है, मेरे में भी ये है, और इसमें मैं पहचान सकता हूं, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूं। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारी यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया था, और स्टार्टअप इंडिया की ये जो धारणा है उनके रहते कैसे बलवती हुई है, मजबूत हुई है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्टार्टअप इंडिया, भारतीय स्टार्टअप्स का दुनिया भर में आज डंका बज रहा है। इस समय 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में है, और इनमें से 110 तो अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जब व्यापार $1 अरब यानी करीब 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उसे फिर स्टार्टअप नहीं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। भारत दुनिया की तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत के तौर पर उभरा है। 45% से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स की कमान महिलाओं के पास है। ये एक और अंडरलाइन करने वाली बात है। और ईडी समन के केस में केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की याचिका पर अब 22 मार्च को सुनवाई होनी। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल के वकील ने कहा, ईडी के सामने जाने में दिक्कत नहीं, लेकिन अरेस्ट प्रोटेक्शन चाहिए। तो कुल मिलाकर ईडी के सामने जाने में दिक्कत नहीं है, प्रोटेक्शन चाहिए, गिरफ्तारी ना हो ये पहले तय होना चाहिए। जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन चाहिए।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि ईडी समन कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक नहीं है। जो समन भेजे जा रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक नहीं है और इसके बावजूद ईडी के सामने पेश होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अरेस्ट प्रोटेक्शन चाहिए पहले। और देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 27 मार्च तक नामांकन होने हैं। बिहार में त्योहार के चलते शेड्यूल में तब्दीली की गई है। यहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई। पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं वो भी आपको देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, असम की 5, महाराष्ट्र की 5, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें भी चुनाव के लिए जा रही हैं, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान और निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। ये वो तमाम सीटें हैं जिन पहले फेज में वोटिंग हो रही है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, प्राइम एट 4 यूपी में AIMIM जल्द कर सकती है अपने उम्मीदवारों की घोषणा। 20 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की तैयारी है। आजमगढ़ से शौकत अली लड़ सकते हैं चुनाव। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा पर AIMIM की नजर। कैराना, अलीगढ़, सहारनपुर, रामपुर का नाम भी शामिल। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद AIMIM उत्तर प्रदेश में कई बड़ी रैली करने की भी तैयारी में है। और आगे आपको दिखाने वाले हैं बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी वर्सेस TMC। लेकिन पहले देखिए चिराग पासवान ने कैसे बनाया है अपनी जीत का प्लान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चिराग पासवान के नेतृत्व में संसदीय दल की बैठक की। एनडीए गठबंधन ने चिराग की पार्टी को बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें दी हैं। चेन्नई में हुए कार्यक्रम में तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन, DMK सांसद कनिमोझी और पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में DMK ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान M.K. स्टालिन ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। हमारे नेताओं ने हमें यही सिखाया है। कर्नाटक के रामनगर जिले में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। जेडीएस का आरोप है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को फ्रीबी के तौर पर साड़ी बांट रही है। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने साड़ी गोदाम के बाहर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तर्क है कि साड़ियों पर कांग्रेस का कोई लेबल नहीं था और जेडीएस झूठे आरोप लगा रही है। जातीय रैलियों पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए भी आखिरी मौका दिया है। यूपी में जातीय आधार पर राजनीतिक रैलियों को लेकर साल 2013 में याचिका दाखिल की गई थी। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। प्राइम एट 4 आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और TMC के समर्थकों में खूनी झड़प हो गई। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। TMC ने दिनहाटा में मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। कूच बिहार में बीजेपी और TMC समर्थकों में हुई थी झड़प। निशीथ प्रामाणिक की रैली पर पथराव का आरोप है। पथराव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जब झड़प हुई तो केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के खिलाफ यहां केस दर्ज करा दिया गया। हंगामा, मारपीट और बवाल। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की हैं, जहां बीजेपी और TMC के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले कूच बिहार जंग का मैदान बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी और TMC के समर्थक पुलिस के सामने गदर काट रहे हैं। दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर लाठियों से अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। आधी रात में TMC और बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में कूद पड़े और दोनों ओर से जमकर पत्थर चले। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। संदेश खाली में हिंसा की जो आग लगी थी वो अभी शांत नहीं हुई है, बल्कि उसकी लपटें बंगाल के कई इलाकों तक पहुंच गई हैं। कूच बिहार से आई ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं।
दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक कूच बिहार पहुंचे थे। इसी दौरान उनके सुरक्षा गार्डों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतर आए। अगली खबर द बिहार चैप्टर के कुख्यात अशोक महतो से जुड़ी हुई है खबर, जिन्होंने जेल से बाहर आते ही खरमास में 62 साल की उम्र में शादी कर ली। बाहुबली, शादी और पॉलिटिक्स का कनेक्शन, प्राइम एट 4 की ये खबर बड़े ध्यान से देखिए। 62 साल के बुजुर्ग बाहुबली की नई नवेली दुल्हन। बाहुबली जब 17 वर्ष बाद जेल से बाहर आए तो सांसद बनने का सपना जाग उठा, लेकिन दामन पर तो लगा था क्राइम का ठप्पा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बिहार के बाहुबली अशोक महतो की कहानी है, जो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे। ऐसे में द बिहार चैप्टर के कुख्यात अशोक महतो ने शादी रचा ली। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, मुंगेर वही सीट है जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सांसद हैं, और इस बार भी उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। लालू जी से मिलने गए हुए थे, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे जी। तो मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? चुनाव कुछ नहीं कहा जा सकता है। जेल से बाहर आने के बाद अशोक महतो ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, और लालू यादव ने अशोक महतो को चुनाव लड़ने के लिए कहा था। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने ही अशोक महतो को शादी करने का आइडिया बताया था। का असल रंग देखा ही नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत पर देखिए लठमार होली का ये रंग। होली आई रे जोगिरा सारा रारा, आज बिरज में होली रे रसिया। धरती से आकाश तक होली की धुन सुनाई दे रही है। लोग रंग और गुलाल से सराबोर हैं। ढोल और नगाड़ों के थाक पर लोग थिरक रहे हैं। यहां लठमार होली की धूम है। नंदगांव की हुरियारन ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रही हैं, लेकिन हुरियारे उफ तक नहीं कर रहे। बरसाना में लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नंदगांव की हुरियारिन बरसाना के ग्वालों के साथ लठमार होली खेल रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने हुरियारों पर जमकर लाठियां भांजी। मथुरा के बरसाना में द्वापर युग से ही लठमार होली खेलने की परंपरा है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु होली का अद्भुत आनंद लेने पहुंचते हैं।